गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे एंड टॉपिक इज द एनजी ट्यूब इंट्यूबेशन। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। सो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली में एनजी ट्यूब करने की जरूरत क्यों पड़ती है, कौन कौन से ऐसे इंडिकेशन है जिनकी वजह से अपने को एनजी ट्यूब करने की जरूरत पड़ेगी, ये इंडिकेट करेंगे कि अब एनजी ट्यूब लगाना जरूरी है। ओके, सो सबसे पहले होता है कि कोई बंदा अनकॉन्शियस है, जैसे कि अनकॉन्शियस है, खा नहीं पा रहा है, तो उस बंदे के अंदर भी अपन एनजी ट्यूब से क्या करते हैं, फीडिंग देते हैं। दूसरी चीज, किसी की ओरल सर्जरी हुई है और वो मुंह से खा नहीं सकता है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, एनजी ट्यूब से फीडिंग प्रोवाइड करते हैं, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल लेंगे और फीडिंग प्रोवाइड कर देंगे। तीसरी चीज ये होती है कि कोई बंदा है जिसको क्या हो रहा है कि वो बंदा है जो सर्जरी हुई है अभी गैस्ट्रिक की, और गैस्ट्रिक की सर्जरी होने के बाद में एनजी ट्यूब लगाते हैं। क्यों? जो भी गैस्ट्रिक की सर्जरी होने के बाद में क्या होता है, एक तो एनेस्थेसिया का इफेक्ट की वजह से क्या होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर क्या होता है, लूज हो जाता है, जिससे रिगर्जिटेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा, वहाँ पे इंसिजन लगा है तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड लीकेज होगा, फ्लूइड लीकेज होगा, तो वो रिगर्जिटेट होकर एस्पायरेट होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको भी खाली करने के लिए क्या देते हैं, एनजी ट्यूब का अपन इंट्यूबेशन करते हैं। ओके, तीसरी चीज ये होती है कि किसी बंदे को अगर बार बार ये हो रहा है कि उसको बार बार खाने की जरूरत पड़ती है बट वो मुंह से खा नहीं पा रहा है किसी भी रीजन की वजह से, तो उसके अंदर भी अपन क्या करते हैं, एनजी ट्यूब लगाते हैं। तीसरा, एक चीज और होती है कि किसी ने क्या कर लिया कि कोई पॉइजनिंग वगैरह खा ली थी, उस कंडीशन के अंदर भी क्या करते हैं, लेवाज की कंडीशन करने के लिए भी एनजी ट्यूब का इंट्यूबेशन करते हैं। ओके, तो ये हो गए अपने इंडिकेशंस। दूसरा ये होता है कि अपन बात करेंगे कि जो एनजी ट्यूब होता है वो कितने टाइप की होती है, तो बेसिकली दो टाइप की होती है। इसके ल्यूमेन के अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब किया गया है कि कितने टाइप की होगी। फर्स्ट तो सिंगल ल्यूमेन होती है जिसका नाम होता है लेविन्स ट्यूब होती है। दूसरी होता है डबल ल्यूमेन ट्यूब जिसका नाम होता है स्लेम्स ट्यूब। ओके, तो एनजी ट्यूब को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, राइल्स ट्यूब बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके कलर कोडिंग की, तो कौन कौन से कलर कोड की एनजी ट्यूब पाई जाती हैं और उनका डायमीटर कितना होता है, कितनी साइज होती है उनकी। सो बेसिकली एक इसकी ट्रिक बनाई गई है, तो ट्रिक से ये याद रखेंगे, बिपाशा, बसु, वाइट, गोरी। बी बिपाशा से बी, बसु से फिर वापिस से बी, वाइट का डब्लू और गोरी का GORY, तो बिपाशा, बसु, वाइट, गोरी, ये ट्रिक है। तो जो पहला बी है उससे क्या होता है, ब्लू होता है, फिर ब्लैक होता है, फिर व्हाइट होता है, जी से ग्रीन होता है, ओ से ऑरेंज होता है, आर से रेड होता है एंड वाई से येलो होता है। जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये इनके क्या होते हैं, कलर कोडिंग होती है। सो बेसिकली जो ब्लू वाला होता है उसका डायमीटर होता है 8 फ्रेंच का, फिर जो ब्लैक वाली होती है इसका 10 होता है, फिर व्हाइट वाले का होता है 12 होता है, ग्रीन वाले का होता है 14 होता है, ऑरेंज वाले का होता है उसका 16 होता है, रेड वाले का होता है 18 होता है, और जो येलो वाली होती है उसका डायमीटर होता है 20 फ्रेंच। सो जो बेसिकली 8 और 10 फ्रेंच की होते हैं, ब्लू और ब्लैक वाली होता है, वो इन्फेंट के अंदर यूज में ली जाती है। जो 12 और 14 वाली होती है वो चाइल्ड के अंदर यूज में लेती है, और जो 16 और 18 वाली होती है और 20 वाली होती है वो किस में यूज में ले जाते हैं, अडल्ट के अंदर यूज में लेते हैं। ओके, अब अगर इसका डायमीटर अलग तरीके से पूछ ले, फ्रेंच में ना पूछ के MM में पूछ ले, तो अपने को क्या करना है, थोड़ा सा लगाना है। जो 1 फ्रेंच होता है वो इक्वल टू कितना होता है, 0.33 mm होता है। ओके, तो MM में अपन क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मान लो रेड कलर की हो गई तो उसका MM के अंदर पूछ ले, तो क्या करेंगे अपन, रेड कलर कितना होता है 18 फ्रेंच का, तो 18 इंटू 0.33 mm उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आता है 5.5 के लगभग होता है, वो डायमीटर हो जाएगा रेड कलर की जो ट्यूब का। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके साइज से। जैसे अपन प्रोसीजर वगैरह करते हैं तो उसका साइज नापने के लिए मेजरमेंट कैसे करते हैं, कितना ट्यूब इंसर्ट करते हैं एक्चुअली में गैस्ट्रिक तक, तो जो ईयर लोब से यहाँ तक आते हैं, नोज टिप तक, और फिर नोज टिप से जिम्फाइड प्रोसेस तक जाते हैं। जिम्फाइड प्रोसेस का दूसरा नाम भी आ सकता है, एनसीफोम कार्टिलेज बोलते हैं। ओके, तो ये हो जाएगी लोब से नोज और नोज से जिम्फोइड, इतना नाप के उसको इंसर्ट कर देते हैं नोज के थ्रू। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ डिस्टेंस भी पूछते हैं, एक अजीब टाइप के क्वेश्चन भी देखने मिलेंगे। जो अपना इंसीजर जो टीथ होता है यहाँ से और इसोफेगस तक की जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, तो इसका जवाब जाने वाला है 40 सेंटीमीटर। और नोज से और इस जो बॉडी ऑफ स्टोमक होता है वहां तक की लेंथ कितनी होती है, तो वो होगी अपनी 50 सेंटीमीटर। ओके, तो ये अपने आप में 2 सिंगल लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, जब भी एनजी ट्यूब अपन वो इंसर्ट करेंगे तो उसको लुब्रिकेट करते हैं, तो लुब्रिकेशन के रूप में कौन से टाइप की जेल यूज में लेते हैं, तो वाटर सेल्यूबल लेते हैं, ना कि ऑयल वाली, क्योंकि ऑयल वाली अगर लेंगे उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो एस्पायरेट करने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, तो जो वाटर सेल्यूबल जो लुब्रिकेंट अपन यूज में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है, जब भी अपन जो एनजी ट्यूब डाल लेंगे उससे पहले अपन क्या करेंगे,
कि पेशेंट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस यहाँ से एक और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो अराइज होता है, दैट इज द पोजीशन, कि एनजी ट्यूब इंसर्ट करते टाइम कौन सी पोजीशन देनी है पेशेंट को। तो उसका आंसर जाने वाला है हाई फाउलर पोजीशन। और एनजी ट्यूब लगाने के बाद जब कंटिन्यूस फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं तो उस टाइम पे कौन सी पोजीशन यूज में ली जाती है, तो उसका जवाब जाता है अपना सेमी फाउलर पोजीशन। ओके, सेमी फाउलर पोजीशन में कंटिन्यूस फीडिंग देते हैं, और जब ट्यूब इंसर्ट करते हैं उस टाइम पे हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जब भी अपन इंसर्ट करेंगे तो उस टाइम पे बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। फर्स्ट थिंग तो ये कि जब इंसर्ट करते हैं, और जो ट्यूब होती है वो रबड़ की बनी होती है तो फ्लेक्सिबल रहती है, अच्छी तरीके से इंसर्ट करेंगे तो फ्लेक्सिबल होगी। तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को रिमूव करने के लिए वो थोड़ी टाइट हो जाए तो उसके लिए अपने को एक्शन लेना पड़ता है। उसको ठंडे पानी में या बर्फ वाले पानी के अंदर रख देते हैं तो थोड़ी टाइट हो जाएगी, तो इंसर्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और रहता है कि जब अपन इंसर्ट करवाते हैं तो पेशेंट को स्वालो करने के लिए बोलते हैं ताकि ग्रेविटी फोर्स से वो नीचे पूरी इंसर्ट हो जाए स्टोमक के अंदर। तो कब आप पेशेंट को बोलते हैं स्वालो करने के लिए, तो अपन नोज से इंसर्ट करेंगे, पीछे जो बैक ऑफ द थ्रोट जहाँ अपने ओवला होता है वो एक पीछे की तरफ थ्रोट के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको ओवला बोलते हैं, ऊपर से लटकती हुई रहती है, वो वहां तक अगर पहुंच जाती है ट्यूब तो पेशेंट को अपन क्या बोलेंगे, वो स्वालो करे या फिर उसको कोई पानी का ग्लास दे देंगे कि वो पानी पीना स्टार्ट करे स्ट्रोक के थ्रू। तो वो ग्रेविटी के थ्रू आसानी से ट्यूब क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो अब एनजी ट्यूब प्लेस हो चुकी है तो सबसे जो बेस्ट मेथड होता है एनजी ट्यूब को चेक करने का कि वो सही जगह पे प्लेस हुई है, तो उसका जवाब जाता है एक्सरे। अगर ये जो क्वेश्चन होता है उसमें ये पूछ ले कि नर्स कैसे पता लगाएगी कि उसके अंदर ट्यूब अच्छी तरीके से सही जगह पे प्लेस हो चुकी है नहीं, तो उसका जवाब जाता है कि एस्पायरेट करके देख लेगी, एस्पायरेट करेगी और उस कंटेंट की क्या करेगी, पीएच चेक कर लेगी। अगर एसिडिक पीएच है 3.5 के लगभग पीएच आती है तो इसका मतलब ये है कि वो सही जगह पे स्टोमक के अंदर पहुंच चुकी है। और सेकंड जो मेथड होता है वो अस्कल्टेशन होता है, यानी कि एयर पुश करेगी और जो अपना स्टेथोस्कोप है उसको प्लेस करेगी स्टोमक वाले एरिया पे और आवाज सुनेगी। अगर बबल की आवाज आ रही है तो मतलब वो है। तो बेस्ट मेथड तो क्या होता है, एक्सरे होता है। अगर नर्स करे तो बेस्ट मेथड एस्पायरेट करके पीएच चेक करते हैं। अगर सेकंड नर्स चेक करे तो सेकंड मोस्ट कॉमन मेथड क्या होता है, अस्कल्टेशन होता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो पूछेंगे कि एनजी ट्यूब होते हैं उसको स्टेरिलाइजेशन यानी कि डिसइंफेक्टेंट करते हैं, स्टेरिलाइजेशन करते हैं, तो कौन से मेथड से करते हैं, तो उसका जवाब जाने वाला है गामा रेज। जो गामा रेज होते हैं उससे इसका स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि जो एनजी ट्यूब होती है उसको जब अपन इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने के टाइम पे अगर आरडीएस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर क्रिएट हो रहा है तो नर्स को क्या एक्शन लेना है, तो क्या करना है कि ट्यूब को वहीं पे रोक देना है, वो इंसर्ट नहीं करना है। जब कंडीशन सबसाइड हो जाती है तो तब क्या करते हैं, ट्यूब को इंसर्ट कर देते हैं। क्योंकि ये आरडीएस इसलिए होता है, ये अंदर जाती है तो ट्रेकिया के ऊपर जैसे थोड़ा सा अंदर फेरिंग्स वाले एरिया में जाती है तो वहां पे इरिटेट करती है म्यूकोजा को, इसलिए क्या होता है आरडीएस डेवलप हो जाता है। ओके, तो इसका जवाब ये हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि अपन जब भी फूड को जब एनजी ट्यूब होती है उसको स्टार्ट करते हैं फीडिंग, तो उससे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, उससे पहले मेन इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो ये कि उसकी पोजीशन चेक करेंगे कि वो सही जगह पे है या नहीं है, जिसके अपन मेथड डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी उसकी रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करते हैं, पूरा जो भी कंटेंट है स्टोमक के अंदर पूरा बाहर एस्पायरेट कर लेते हैं और उसके अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। अगर वो 100 ml से कम है तो अपन फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो अपन ने 100 ml निकाला, अगर अपन ने देखा 100 ml से कम है तो उस क्या करना है, अपने को वापस से उसको रीइंसर्ट कर देना है। अगर अपन उसको पूरे को बाहर रख लेंगे, डिस्कार्ड करेंगे तो क्या होगा, पूरा एसिड तो निकाल लिया तो मेटाबॉलिक एल्किलोसिस की कंडीशन डेवलप होने के चांसेस होते हैं, इसलिए उसको अपन ने अमाउंट को कैलकुलेट कर लिया, वापस से उसको इंसर्ट कर देते हैं। दूसरे होता है कि जैसे ही अपन इंसर्ट कर दिया तो उसके हाथों हाथ स्टार्ट नहीं करते फीडिंग, तो उस पूछेंगे कि कितना गैप मेंटेन करते हैं, तो बेसिकली 10 मिनट का गैप मेंटेन किया जाता है। जब उसको निकाल के वापस रीइंसर्ट कर दिया उसके बाद एनजी ट्यूब का भी फीडिंग का भी स्टार्ट करनी होती है, 10 मिनट के बाद स्टार्ट करनी होती है। ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछते हैं कि जब भी अपन एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो जो नोस्ट्रिल होता है इसको किस सॉल्यूशन से अपन क्लीन करते हैं, तो वहाँ पे स्पिरिट भी मिलेगा आपको और 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो आपको क्या करना है, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से उसको क्या करना है, क्लीन करते रहना। ओके, दूसरा ये पूछते हैं कि अगर किसी भी पेशेंट को एनजी ट्यूब लगी हुई है और मेडिकेशन देनी है तो अपन कैसे देंगे, तो अगर टैबलेट फॉर्म है तो उसको क्रश करके 10 से 15 ml वाटर के अंदर मिक्स कर लेंगे और उसके बाद दे देते हैं। अगर कैप्सूल फॉर्म में है तो कैप्सूल को क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, उसके अंदर का जो केमिकल है वो सब्सटेंस उसको वापस से घोल के वापस से उसको एनजी ट्यूब से क्या कर देंगे,
इंसर्ट कर देंगे, दे देंगे। और उसके बाद क्या करना है, अपने को फ्लश करना होता है, उसको नॉर्मल सलाइन से या फिर वाटर से फ्लश कर देंगे, ताकि कोई भी जो मेडिकेशन का पार्ट वगैरह है वो अटक ना जाए बीच में, क्योंकि अगर वो ब्लॉक हो गया तो क्या हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन की कंडीशन अराइज हो सकती है। दूसरा, जैसे ही मेडिकेशन दे दिए तो उसके कम से कम 30 से 60 मिनट तक उसको क्या फीडिंग स्टार्ट नहीं करते हैं। अगर सक्शन चल रहा है तो सक्शन भी बंद कर देते हैं 30 से 60 मिनट तक, ताकि जो भी मेडिकेशन अपन ने दी है वो एब्जॉर्ब हो सके अच्छी तरीके से, वो अपना इफेक्ट दिखा सके। अगर अपन ने फीडिंग दे दी तो मेडिकेशन एब्जॉर्ब नहीं होगी, सक्शन कर दी तो पूरी बाहर निकल के आ जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये होता है कि अपन जैसे कि जिस कंटेनर में फीडिंग के लिए लेके आए, मान लो दाल का पानी लेके आए हैं तो किसी कंटेनर में है, तो उस कंटेनर, वो जो दाल का पानी अपन लेके आए तो वो कितने टाइम के अंदर दे देना चाहिए, तो 4 घंटे, जहाँ से अपन लेके आए हैं उसके 4 घंटे तक के अंदर देना है तो दे दो। 4 घंटे बाद उस जो दाल का पानी होता है उसको चेंज करना पड़ता है, नया लेके आना पड़ता है। दूसरा, जिस कंटेनर में अपने वो खाना रखा हुआ है उसको कब चेंज करते हैं, तो उसका जवाब जाने वाला है एवरी 24 घंटे, यानी कि हर दिन उसको चेंज करना होता है। और जो एनजी ट्यूब लगाई हुई है तो ट्यूब को कब चेंज करते हैं, तो उसका जवाब जाने वाला है हर 7 दिन में, यानी कि एवरी वीक उस ट्यूब को चेंज करना पड़ता है। ओके, तो हम बात कर रहे थे, हमने एक पॉइंट की बात की जो ये था कि जो नोस्ट्रिल है तो उसको किस जो सब्सटेंस से, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से क्लीन कर लेते हैं। तो बाई मिस्टेकली मैंने 1% हाइपोक्लोराइड बता दिया, तो उसके जगह आपको क्या करना है, 1% सोडा बाइकार्बोनेट क्या है यूज में लेना है, स्प्रिट का यूज में नहीं लेना, क्योंकि स्प्रिट क्या करती है, इरिटेट करती है। ओके, तो ये बाई मिस्टेक बना दी थी, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अब बात आती है कि एनजी ट्यूब लगा भी दी, सब कुछ जो अपने को पर्पज था वो पर्पज पूरा हो चुका है। अब टाइम आता है एनजी ट्यूब निकालने का, यानी कि अब विड्रोवल करना है, उसको रिमूव करना है। तो उस कंडीशन के टाइम पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है, अपने को ये चेक करना है कि उस पेशेंट के गैग रिफ्लेक्स एक्टिवेट है या नहीं। अगर गैग रिफ्लेक्स एक्टिवेट नहीं है तो अपने को क्या करना है, उस एनजी ट्यूब को निकालना नहीं है, अभी उसको वहीं प्लेस रहने देना, क्योंकि अगर निकाल दिया, गैग रिफ्लेक्स एक्टिवेट नहीं है, अगर रिगर्जिटेशन हुआ तो क्या कर देगा, एस्पिरेट कर देगा। दूसरी चीज, जब एनजी ट्यूब निकालते हैं उस टाइम पे पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देना होता है, तो उस टाइम पे पेशेंट को बोलना है कि अपनी सांस को एक्सहेल करना है, एक्सपायरेशन करना है और होल्ड करके रखना है। इससे क्या होगा कि थोरेसिक प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा और एस्पिरेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, दूसरा पूछते हैं आपको एक और पॉइंट कि जो एनजी ट्यूब अपने लगाई तो थी, इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है डायरिया, क्योंकि अगर अपन ने जो रूम टेम्परेचर जो जरूरी होता है, जिस टेम्परेचर पे अपने को एनजी ट्यूब फीडिंग देना, उस टेम्परेचर पे अगर फीड नहीं करवाया गया, अगर वो टेम्परेचर ज्यादा कम है या हाई है, तो क्या हो सकता है, डायरिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ओके, तो ये था अपना आज का टॉपिक। आई थिंक सारे पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं, और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं जो नोरसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे मैंने कवर करने की कोशिश की है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन कल करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।